क्या पढ़ेंगे, जो सीमावर्ती देश हैं, सीमावर्ती देश, सीमावर्ती देशों के संदर्भ में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक तो बाउंड्री पढ़ ही लेते हैं, बाउंड्री का मतलब क्या होगा, सीमाएं, और दूसरा इसके अंतर्गत क्या होगा, सीमाओं से संबंधित जितने भी विवाद होते हैं, संबंधित विवाद। हालांकि ये जियोग्राफी की अलग ब्रांच है जिसे हम लोग जियो पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। इसे आप आईआर के अंतर्गत भी पढ़ लेते हैं। पॉलिटी के अंतर्गत आपको पता है आईआर एंड पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपके सिलेबस के अंतर्गत लिखा गया है, तो इसे आप यहाँ पर भी कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। पहला टॉपिक ठीक है ना। अगला देखो, अगला जो है भारत की भूगर्भिक संरचना। अगला जो टॉपिक होगा ये कौन सा होगा, भूगर्भिक संरचना। ये मैं लिख रहा हूँ, आपको सही से समझ आ रहा है। भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित एक स्पेसिफिक चीज मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हम लोग आधार किसे बनाते हैं, बताइए। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को किसे पढ़ते हैं आप मुझे बताइए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। और जियोलॉजिकल टाइम स्केल का थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया मैंने आपको दिया भी था जब हम लोगों ने इस टॉपिक का अध्ययन किया था। आप मुझे सोच के बताइए, ये तो ऑलरेडी आपको करवाया जा चुका है। कब निर्माण हुआ था, कब से कब तक? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आपने बताया। जब हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था खनिजों का, हाँ हाँ यही वही लेकिन एक ही संदर्भ में मैंने आपको पढ़ाया है। और किस संदर्भ में पढ़ाया था, खनिजों के संदर्भ में पढ़ाया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि अलग अलग टाइम स्केल में जो अलग अलग टाइम पीरियड होंगे, उन टाइम पीरियड के अंतर्गत अलग अलग प्रकार की चट्टानों का विकास हुआ है, और हर एक प्रकार की चट्टान के अंतर्गत एक स्पेसिफिक टाइप का आपको मिनरल देखने को मिलेगा। ये चीज़ तो हम लोग पढ़ चुके थे वहाँ पर, लेकिन खनिजों के संदर्भ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब पूरा आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वो अपना आप समझिएगा। तो ये टॉपिक आप मुझे बताइए, पहला वाला ये करवाना है कि नहीं करवाना है, आप बताते चलिए। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये डन। ये वाला टॉपिक, इसका भी आइडिया देखो, इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो खनिजों के संबंध में ही पूछे जाते हैं, और वो वाला पहलू मैंने आपको बता दिया। अगर पूरा विधिवत आपको पढ़ना हो तो फिर 1-2 क्लास लगेगा, वो मतलब अलग हो जाएगा। तो ये भी मेरे हिसाब से पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाला सेक्शन आपने पढ़ लिया है। अन्य चीज़ें किताब से आप देखिएगा, और अगर ना समझ आए तो कोई बात नहीं, मतलब समझ आ जाए तो बढ़िया बात, ना समझ आए तो फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अगला देखो, भारत के भू आकृतिक प्रदेश, और भारत के भू आकृतिक प्रदेश को हम लोग 4-5 प्रकार से बांट के पढ़ सकते हैं। भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, भू आकृतिक प्रदेश। इसके अंतर्गत हम लोगों को मुख्य रूप से क्या कंप्लीट करना है, सबसे पहला उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। ये चीज़ आप मुझे बताइए, कंप्लीट हो चुकी है हम लोगों की। यहाँ पर हम लोगों ने 2 मुख्य श्रृंखलाओं के बारे में अध्ययन किया था, और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका अध्ययन भी कर लिया था। 2 मुख्य श्रृंखलाएं कौन कौन सी थी, एक ट्रांस हिमालय थी और एक हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को पुनः 3 भागों में बांट के हम लोगों ने पढ़ा था, तो ये तो आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा यहाँ पर आपको क्या बताया गया था, भारत के प्रमुख पठारी क्षेत्र, ये भी हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैदानी क्षेत्र, और मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत 2 मुख्य भाग थे। एक तो जो उत्तर भारत के अंतर्गत जो कि आपको पता है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सॉरी। और दूसरा इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तटीय मैदान, जो तटवर्ती मैदान है, तटीय मैदान। ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद एक टॉपिक आता है भारत में प्रमुख द्वीपीय क्षेत्र, भारत में प्रमुख द्वीपीय क्षेत्र। इसके अलावा एक प्रमुख क्षेत्र आपको कौन सा देखने को मिलेगा, देखो पठारी क्षेत्र के अलावा एक चीज यहाँ पर और है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, पूर्वी घाट।
ये रहेगा। और अंत में भारत में जो मरुस्थलीय प्रदेश होंगे, मरुस्थलीय प्रदेश कोई खास है नहीं तो अलग से पढ़ने की जरूरत है नहीं। मरुस्थलीय क्षेत्र भारत में अगर आप देखिएगा कि कितने भू आकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत इस प्रकार के क्षेत्र मिलेंगे। एक तो उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दूसरा आपको पठारी क्षेत्र जो कि मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत होगा। अगला मैदानी क्षेत्र, और मैदान एक तो उत्तर भारत के अंतर्गत और एक आपको तटवर्ती मैदान देखने को मिल जाएगा। फिर एक द्वीपीय क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आता है, और मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। भारत इस प्रकार की संरचनाओं से मिलकर ही बना है। इसके अंतर्गत देखो ये टॉपिक तो मैंने ही आपको पढ़ाया था, ठीक है, ये टॉपिक भी आपको करवाया था और ये टॉपिक भी आपको करवाया गया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, द्वीपीय क्षेत्र और मरुस्थलीय क्षेत्र ये बचे हुए हैं, यही तो है। चलो ठीक है, आप भाई कॉपी पर नोट कर लो ये 3 टॉपिक, आप नोट कर लो। मैं चलते समय फोटो खींच लूँगा, कोई भी एक लोग चाहो नोट कर लो, कोई जरूर नहीं। ये केवल 3, मुझे ये लिस्ट आप दिखा दीजिएगा क्या क्या छूट गया है। इसके बाद अगला आपका टॉपिक कौन सा रहेगा, देखो अगला जो यहाँ पर टॉपिक होगा ये रहेगा ड्रेनेज सिस्टम का, जो भी नंबर हो। भारत के अंतर्गत जो अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, ये मेरे हिसाब से आपका हो चुका है, आप ही ने मुझे बताया था नदियों के बारे में। नदी के साथ ही आपको क्या पढ़ना है, तो इसके सामने आप लिख लीजिएगा कि ये अधूरा रह गया है तो इसमें आगे लिखने की जरूरत नहीं, ये मतलब एक ओवरव्यू देंगे और मैं फटाफट आपको बताऊंगा और आप मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा छूटा है, वहां पर हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे और तुरंत मैं बताता हुआ पूरा चला जाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें जैसा कि इन्होंने बताया कि साउथ वाला छूटा है, तो भारत में जब आप नदी तंत्र को बांटिएगा तो 2 मुख्य भाग हैं, एक तो उत्तर भारत के अंतर्गत नदियाँ और दूसरी प्रायद्वीपीय नदियाँ। और प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक तो कुछ ऐसी नदियाँ होती हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो कि अरब सागर में गिरती हैं, दोनों को बांट के हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब ड्रेनेज सिस्टम में कुछ बचा हुआ है, 10 मिनट में रिवीजन करवा के वो प्रायद्वीप वाला करवा दूँ। इस टॉपिक को आप नोट करो। और मुझे आप बताइए भारत की जलवायु एक टॉपिक है, ये सर मैं चाहता हूँ आप फिर से करवाओ। नहीं हुआ है कि नहीं, देखो जो जो मतलब हो गया हो, और अगर आपको पढ़ना हो उसको सबसे लास्ट में रखिएगा, वरना फिर वो लगाएंगे ही नहीं क्लास में। भाई आप नोट कर लो, अच्छा मुझे बता दीजिएगा, मैं सर को बोलूँगा। तो ये क्लाइमेट वाला भाई नोट कर लो, क्लास भी इसमें ज़्यादा लगेगी, वो मुश्किल ही है करवाने बीच में। अगर देखो सॉइल का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, इसे नोट करने की जरूरत नहीं है, सॉइल वाला कंप्लीट हो गया है। वनस्पति वाला ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। अच्छा, ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और सिंचाई की परियोजनाएं हैं, ये सब आपका किससे संबंधित होगा, देखो ड्रेनेज सिस्टम से ही संबंधित है। जब आप इसे पढ़िएगा तो इसके साथ ही पढ़ा जाएगा। नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित जो भी वो सब मतलब इसके साथ ही रहेगा, अलग से टॉपिक नहीं है, इसमें दे दिए गए हैं। कृषि पशुपालन के ऊपर कम से कम 4-5 क्लासेस होंगी, एक क्लास आपकी होगी और क्लासेस का अपडेट करेंगे। ये आपका एक छूटा हुआ है। ऊर्जा संसाधन जो है ये तो फिर आज और कल में हम लोग कर ही लेंगे, ये भी हो जाएगा। एक टॉपिक आप कृषि का नोट करो, ये टॉपिक आपका छूटा हुआ है। इंडस्ट्रियल रीजन ये हो गया। एक टॉपिक आपका छूटा हुआ होगा परिवहन वाला, इसे नोट करिए। परिवहन का टॉपिक हो गया, अभी नहीं हुआ होगा, परिवहन का टॉपिक छूटा होगा। और जो टॉपिक आपका छूटा हुआ है नोट करिए, जनसंख्या एवं नगरीकरण, काफी महत्वपूर्ण है, जनसंख्या एवं नगरीकरण। एक टॉपिक ये है, नोट करो। जनसंख्या एवं नगरीकरण के बाद जो टॉपिक होगा, एक टॉपिक जो है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत देखो, भारत की प्रमुख प्रजातियां एवं जनजातियां, यहाँ से भी क्वेश्चन है, कौन कौन सी प्रजातियां हैं प्लस संबंधित जनजातियां, ठीक है। जो आपने नोट किए इतने टॉपिक आपके छूटे हुए हैं और पूरा इसमें आपका है कंप्लीट। चलो ये तो लिस्ट बना ली कि नहीं बना ली,
अगला जो है एक चीज आप लोग मुझे और बताइए, एक अलग से लिस्ट एक और बनाओ, थोड़ा सा क्या होगा। अब मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत आपका क्या क्या कंप्लीट हुआ है। पहले सुन लो, उसमें कुछ नहीं, ऐसा ऐसा करके कुछ नहीं, इतने दिन से कर क्या रहे हो? हाँ सर आपने तो कुछ ही माजिद लिखा है वही सुबह। अरे शांत रहो, उसमें हो गया होगा। देखो ये बताओ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और भूकंप, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ये हो गया होगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एंडोजेनेटिक फोर्स इसके साथ ही ये कंप्लीट हो गया होगा। शांत रहो। रॉक एंड रॉक साइकिल, चट्टान एवं चट्टान चक्र, ये भी कंप्लीट हो गया होगा। अगला बताइए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के साथ ही आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, सागर नितल प्रसरण सिद्धांत, पूरा चुंबकत्व अध्ययन, और साथ ही साथ जो वो कौन सा सिद्धांत है जिसके माध्यम से प्लेटों के खिसकने का गुण बताया गया है, उसे संवहनीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। हाँ, कन्वेंशनल करंट थियरी। ये आपने 4-5 चीजें पढ़ ली हैं। देखो कौन कौन सा, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अंतर्गत आपने क्या क्या पढ़ा होगा। एक तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत हो गया, पूरा चुंबकत्व अध्ययन हो गया, एक आपने सागर नितल प्रसरण सिद्धांत पढ़ा होगा, और एक संवहनीय तरंग सिद्धांत पढ़ा होगा। ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने क्या पढ़ा होगा कि भारत में किस प्रकार से मोड़दार, भारत और विश्व में भी मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ है। भारत में ज्वालामुखी की प्रक्रिया, पूरे वर्ल्ड में जो भूकंप की प्रक्रिया, और इसके साथ ही जो रिंग ऑफ फायर वैली का रीजन है उसका भी डिटेल में अध्ययन हो गया होगा। यहीं पर जाके ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पहली ब्रांच फिजिकल ज्योग्राफी की कंप्लीट हो जाएगी, जिसे हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। दूसरी ब्रांच है क्लाइमेटोलॉजी। इसमें जो पहला टॉपिक होगा ये टेम्परेचर का होगा। टेम्परेचर क्या है, 2 2 3 4 9 का। तो इसमें पहला टॉपिक आपका है सूर्यातप, मतलब इंसुलेशन और हीट बजट। इसके अंतर्गत आपने सारी संकल्पनाएं पढ़ी होंगी। अगला यहाँ पर है कि पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक रहेगा ह्यूमिडिटी। इसके अलावा एयर प्रेशर, क्या हुआ, एक टॉपिक कौन सा था, आप लोग बातचीत ना करो। तो आर्द्रता हो गया, वायु दाब हो गया, और जलवाष्प दाब हो गया, ये भी कंप्लीट है। धरातलीय पवन तंत्र, जो प्लेनेटरी विंड सिस्टम है, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला देखो यहाँ पर है साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, ये भी कंप्लीट है। 2 प्रकार के आपने साइक्लोन पढ़े, बिल्कुल सही। अगला विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश, ये सबसे बड़ा टॉपिक है क्लाइमेटोलॉजी। और जो पूरे क्लाइमेटोलॉजी के टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं वो केवल इसी टॉपिक को समझने के लिए पढ़े जाते हैं, ताकि पूरे विश्व में विस्तारित जितने भी जलवायु प्रदेश हैं उनको हम लोग समझ पाएँ। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा, विश्व के प्रमुख जलवायु प्रदेश। इसके बाद ओशिनोग्राफी स्टार्ट होती है। इसके अंतर्गत महासागरों का सामान्य परिचय, सामान्य परिचय के अंतर्गत बेसिक टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग रिलीफ का अध्ययन करते हैं। महासागर के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के उच्चावचों का विस्तार पाया जाता है। हाँ, जो भी है वहाँ पर हम लोग इन सब चीज़ों का अध्ययन करेंगे। इसके अलावा दूसरा टॉपिक रहता है महासागर की सामान्य विशेषताओं से, जिसके अंतर्गत महासागर के तापमान से संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसकी लवणता से संबंधित गुणों का अध्ययन किया जाता है, और उसका रिलीफ यहाँ पर हम लोग जोड़ के पढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो टॉपिक रहेगा वो आपका होगा जलधाराओं से संबंधित, और जलधाराओं पर 3 क्लासेस होती हैं। 3 अलग अलग महासागरों की जलधाराएं आपने पढ़ी होंगी, एक प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। हिंद महासागर वाली तो काफ़ी सरल है, हालांकि आज के करंट अफेयर को जोड़ के पढ़िएगा तो फिर सबसे ज़्यादा आपको यही पर पढ़ना होगा, क्योंकि जब इस क्षेत्र में हम लोग महासागरों की जलधाराओं को पढ़ते हैं तो उसमें मुख्य रूप से हम लोग भारत की जलवायु को भी ध्यान में रख के पढ़ते हैं, और उन फैक्टर्स को भी पहचानने का प्रयास करते हैं जो भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। वैसे भी आपको पता होगा कि जो हिंद महासागर की जलधाराएं हैं वो अन्य महासागर की जलधाराओं से भिन्न है। कोई बताएगा किस मामले में? मौसम के जो मानसूनी प्रकार की है ना, इस कारण। ठीक है, मतलब आपने बताने का प्रयास किया है। देखो, जितने भी महासागर की जलधाराएं पढ़िएगा उसमें जलधाराओं का एक निश्चित प्रतिरूप आप लोग पढ़ते हैं। निश्चित प्रतिरूप का मतलब क्या होगा, जो भी जलधाराएं पढ़िएगा वो फिक्स रहती हैं और वर्ष भर आपको एक ही डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देंगी। हालांकि जो आपका ये एटलस आपके पास होगा, एटलस बुक होगी, उसमें जब आप पढ़िएगा तो उसमें सीजन के हिसाब से दी होगी।
उसमें आप देखिएगा हर एक महासागर की जलधाराओं के बारे में 2-2 मैप दिए गए हैं और बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु में इस हिसाब से चलेगी और शीत ऋतु में इस हिसाब से चलेगी। लेकिन किसी भी बुक में और किसी भी एग्जाम में आज तक ऐसा कहीं पर मेंशन नहीं किया गया है। तो हम लोगों को इन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है, यानी जलधाराओं का निश्चित प्रतिरूप ही आपको पढ़ना है, प्रशांत महासागर में भी और अटलांटिक महासागर में। लेकिन जब हिंद महासागर की जलधाराएं पढ़िएगा तो इन्हें हम लोग 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। जो दक्षिणी हिंद महासागर की जलधाराएं यानी जो विषुवत रेखा के दक्षिण का हिंद महासागर होगा वहां पर तो जलधाराओं का एक निश्चित प्रतिरूप पाया जाता है। लेकिन जो उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं होंगी वहां पर स्थलीय प्रभाव अधिक होने के कारण मौसमी प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे इस क्षेत्र में पवनों की दिशा जो होती है वो वर्ष में 2 बार परिवर्तित होती है, जिन्हें हम लोग क्षेत्रीय आधार पर यहाँ पर मानसून पवनें कहते हैं, जो कि इस क्षेत्र में जलधाराओं की दिशा को भी परिवर्तित कर देती हैं। यानी दक्षिणी हिंद महासागर के अंतर्गत तो जलधाराओं का एक निश्चित प्रतिरूप विकसित हुआ है, लेकिन उत्तरी हिंद महासागर के अंतर्गत नहीं होगा। तो उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको सीजन के हिसाब से पढ़ना है। वहाँ पर गर्मी और सर्दी में आप देखिएगा जलधाराओं के प्रतिरूप में परिवर्तन आ जाता है। तो ये टॉपिक भी आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा। फिर वर्ल्ड का जो जियोग्राफी था, हालांकि पूरे विश्व को हम लोगों ने बहुत ही संक्षेप में पढ़ा था और मुझे याद है 6 क्लास में पूरा वर्ल्ड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। 6 में 6 को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो वो भी औपचारिकता चलते कम से कम हेडिंग आपकी लग गई है। तो ये मुख्य टॉपिक है। इसके अंतर्गत मुझे लग रहा है आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट है, तो यहाँ पर पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ेंगे, आधा घंटे में पढ़ेंगे और सबको अगर 3 घंटे 2.5 घंटे कंप्लीट करने में लगेगा उसे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही कम है और वैज्ञानिकों के लिए वहाँ पर काफ़ी कुछ है। बोला ही जाता है कि एक ऐसा महाद्वीप पृथ्वी पर है जो कि पूरी तरीके से वैज्ञानिकों को समर्पित है, वैज्ञानिकों के लिए समर्पित महाद्वीप ऐसे करके उसका नाम ही दिया गया है। अनुसंधान के लिए मतलब वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो अब आज वाला आप स्टार्ट करो, आज जो भी आपका है आप हेडिंग लगाओ ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा ये एक टॉपिक है और वो लिस्ट जो है कोई लोग मुझे भेज दीजिएगा अगर मेरा नंबर किसी के पास हो, या अभी मैं फोटो भेज दूँगा। ये वाला टॉपिक पिछले से शुरू करोगे या नया यही चालू करोगे आप? कौन सा? जो पिछले से पेंडिंग पड़ा था। नहीं, कौन कृषि वाला? वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे स्टार्टिंग में बताता हूँ 5-10 मिनट में, वो पूरा नोट थोड़ी कराऊंगा, क्योंकि उस दिन तो क्लास आपने देखा था लगभग 1.5-2 घंटे की हो गई, उतना पूरा थोड़ी दोबारा बताया जाएगा। कृषि वाला हालांकि आपकी समझ में नहीं आया हुआ है, क्योंकि केवल नोट करने से वो दिक्कत करेगा। चलो अच्छा, अगला जो है टॉपिक आप लगाइए। अगला जो टॉपिक है ये कौन सा है? ऊर्जा का टॉपिक है। ऊर्जा संसाधनों के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। सिलेबस जियोग्राफी में भी बहुत ज़्यादा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपकी ये चली रही है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी दोनों पढ़ना पड़ेगा क्या? इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वो फिजिकल जियोग्राफी की एक ब्रांच है, बायो जियोग्राफी उसी की एक छोटी सी शाखा है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। और आपको पूरा बायो जियोग्राफी नहीं पढ़ना होता है जीएस के लिए। हेडिंग लगाइए ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन तो ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं आप सोच के मुझे बताएंगे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, कहाँ पर पंखे जैसे दिख रहे हैं? अच्छा, ये पंखे जैसे दिख रहे हैं। अरे गर्मी का सीजन आ रहा है, पंखे दिखेंगे ही। ये पवन चक्कियाँ हैं और ये भी ऊर्जा उत्पादन के लिए ही इनका प्रयोग किया जाता है। शांत रहो। इसके अंतर्गत जो पवन की गतिज ऊर्जा होती है उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा के अंतर्गत तब्दील करते हैं। कॉन्सेप्ट तो हर जगह वही है,
इसमें भी वही टरबाइन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जाता है। कहीं पानी से घुमाया जाता है, कहीं हवा से घुमाया जाता है, कहीं भाप से घुमा दिया जाता है, कहीं अन्य प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करके घुमा दिया जाता है, कहीं सागरीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, कहीं ज्वारीय तरंगों का प्रयोग किया जाता है, कहीं अन्य किसी प्रकार का गैस का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन घुमाना हर जगह आपको क्या है? हाँ, टरबाइन को ही घुमाना है ताकि विद्युत ऊर्जा। और ये तो बचपन में आपने टरबाइन वाला सिस्टम देखा ही होगा। बचपन में आपने देखा होगा कि अपनी साइकिल वगैरह रहती थी और साइकिल के ऊपर कई लोग क्या करते थे, पहले अपने यहाँ टेप रिकॉर्डर या उस प्रकार का कुछ इंस्ट्रूमेंट होता था, उसके अंदर भी उस प्रकार की एक संरचना होती थी मोटर टाइप का। तो मैंने देखा कि साइकिल पर अपना उसको फिट कर दिया और आगे एक छोटा सा बल्ब लगा दिया, और जब साइकिल चलती थी तो पहिए के साथ वो रगड़ खाता था, फिर वो लाइट जलती थी। ऐसा आपने देखा नहीं? तो मतलब वही तो है। इसमें कौन सी क्या अरे वो तो उसमें तो आप ही टरबाइन बन जाएगा, बाकी कभी नहीं होता। चलो अच्छा, शांत हो जाओ। हेडिंग लगाइए ऊर्जा संसाधन और नोट करो। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, कौन कौन होते हैं, वो तो आप सभी को पता ही होगा। ऊर्जा संसाधन क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि संसाधन क्या होते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहयोगी हो, वो आपके लिए संसाधन हो जाएंगे। यहाँ पर ऊर्जा से संबंधित संसाधन है, यानी यह जो संसाधन होंगे अपनी उपयोगिता किस क्षेत्र में रखेंगे? ऊर्जा के क्षेत्र में। यानी ऊर्जा संसाधन ऐसे संसाधन होंगे जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती होगी। भाई ऐसे तो संसाधन ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत रखे जाएंगे। अब ये ऊर्जा संसाधन जो होते हैं वो कई प्रकार के। अच्छा, एक एक सेंटेंस नोट भी करते हैं, चलो संक्षेप लिखो जरा। जिन संसाधनों से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उन्हें ऊर्जा संसाधन कहते हैं। कौन होते हैं वो हम लोग देखेंगे आज और कल दोनों दिन, यही तो देखना क्या हुआ। ऊर्जा संसाधन के नाम से जाना जाता है। देखो, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, इन्वायरमेंट इकोलॉजी की क्लास चल रही है कि नहीं? इंट्रो क्लास तो कम से कम हुई होगी ना? चलती है। हाँ, तो बताया करो ना, फिर चलती है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जीरो सोर्स ऑफ एनर्जी पृथ्वी के संदर्भ में हम लोग किसे मानेंगे? पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा होगा आपके हिसाब से? भाई सूर्य होगा, इसीलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीरो सोर्स ऑफ एनर्जी, अपनी पृथ्वी के संदर्भ में। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर एकमात्र जो सबसे प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य ही है। अपने यहाँ जो 99 पॉइंट, ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के संदर्भ में 99.99% एनर्जी जो संरक्षित है वो सूर्य के द्वारा ही है। जैसे आज भी आप कोयला पढ़िएगा या जैसे पेट्रोलियम वगैरह पढ़िएगा, उनकी भी ऊर्जा उत्पन्न करने में कहीं न कहीं भूमिका सूर्य की ही होगी। आप थोड़ा देखिएगा, अभी हम लोग बातचीत करेंगे। यानी पृथ्वी पर ये क्या है, आज मुझे लग रहा स्लाइड जो है ये 4-5 दिन पहले की पढ़ी हुई है, ये वाला पृथ्वी पर जो, शांत रहो आप लोग भाई, आपस में बातचीत ना किया करो। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। और आपको पता है सूर्य से जो ऊर्जा हम लोगों को प्राप्त होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? वो सही से नहीं लिखा है, इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। और ये आपने बहुत ही डिटेल में पढ़ा होगा, लगभग 8-10 क्लास आपने केवल और केवल इस एनर्जी के ऊपर ही पढ़ी होगी। क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक है वो आपका टेम्परेचर का ही है। और क्लाइमेटोलॉजी, वैसे तो टेम्परेचर ये फिजिक्स की बुक में आपको मिलेगा, ये फंडामेंटल टॉपिक जो है ये साइंस का है, लेकिन क्लाइमेटोलॉजी का एक दूसरा नाम भी है, उसे अप्लाइड फिजिक्स कहा जाता है। फिजिक्स के जितने भी कॉन्सेप्ट आप पढ़िएगा उनको अप्लाई करने का मौका आपको क्लाइमेटोलॉजी में ही मिलता है। तो क्लाइमेटोलॉजी में कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, उसके बेस में सदैव आपको फिजिक्स देखने को मिल जाएगा। जो भी टॉपिक आप सोच सकते हैं, सोचने का प्रयास अपनी तरफ से करिएगा। तो वहाँ पर आपने टेम्परेचर के अंतर्गत पढ़ा होगा कि तापमान क्या होती है, तापमान से संबंधित व्यवस्था आपने पढ़ी होगी कि ऊष्मा क्या होती है, फिर ऊष्मा के आपने वहाँ पर टाइप पढ़े होंगे कि नहीं पढ़े होंगे। फिर आपने पढ़ा होगा कि इसके अंतर्गत एक संकल्पना होती है इंसुलेशन की, सूर्यातप की। सूर्यातप वास्तव में क्या होता है? शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में जो भी हम लोगों को सूर्य की तापीय ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग इंसुलेशन के नाम से जानते हैं। और ये किस फॉर्म में आती है? फोटॉन। अरे वो तो मतलब आप पहुँच गए, ज़्यादा साइंस में पहुँच गए। वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में आती है। देखो यहाँ पर शॉर्ट वेव रेडिएशन ये शब्द आपका प्रयोग करना जरूरी है जियोग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि जियोग्राफी के अंतर्गत जो पृथ्वी पर ऊर्जा का संरक्षण होता है या वायुमंडल की परतें जिससे गर्म होती हैं उसमें सूर्य की भूमिका सबसे प्रमुख होती है।
और वहाँ पर शॉर्ट वेव रेडिएशन शब्द का मतलब क्या होगा? जैसे सूर्य से जो भी शॉर्ट वेव रेडिएशन दिन के समय हम लोगों को प्राप्त होगा, उससे वायुमंडल की परतें गर्म नहीं हो पाती हैं, यानी पृथ्वी को मुख्य ऊष्मा उससे प्राप्त नहीं होती। बिल्कुल सही आपने बताया। जो अपनी वायुमंडल की परतें होती हैं वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होती है। आपने क्या बताया? पारगम्य होती है। वही है मतलब ट्रांसपेरेंट का मतलब समझ गए कि आर पार होकर जा सकती हैं। लेकिन दिन के समय तो शॉर्ट वेव रेडिएशन प्राप्त हुआ और पृथ्वी के द्वारा या अन्य सतहों के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया गया। लेकिन रात्रि के समय क्या होता है? इसी एनर्जी का एमिशन किया जाता है, मतलब उत्सर्जन किया जाता है, और जो पृथ्वी के द्वारा इसका उत्सर्जन होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में होता है, मतलब दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में होता है। और जो वायुमंडल की परतें होती हैं वो इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को कैप्चर करती हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसीलिए एक बार आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वायुमंडल की परतें होती हैं वो निम्नलिखित में से किस स्तर से गर्म होती हैं, और उसमें उत्तर आपने क्या पाया था कि नीचे की ओर से गर्म होती है, यानी पृथ्वी की सतह की ओर से गर्म होती हैं। इसलिए आप देखिएगा नीचे की परतों में टेम्परेचर अधिक मिलेगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर क्या होता है? वो गर्म हो जाता है। और ये चीज़ आपने एक जगह और पढ़ी होगी, आपने थर्मल चेंज का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर पढ़ा होगा, तापीय परिवर्तन। और आपको पता है दो तरीके से तापीय परिवर्तन होता है, एक एडियाबेटिक के फॉर्म में और एक डायाबेटिक के फॉर्म में। अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े? तो बिल्कुल सही, देखो याद आ रहा होगा आपको, बढ़िया बढ़िया। हाँ बिल्कुल। तो पृथ्वी पर आप समझिए कि ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य की ऊर्जा से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा कहते हैं। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं? कहाँ पर कर सकते हैं? हाइड्रो पावर के रूप में कर सकते हैं। हाइड्रो पावर का मतलब क्या होगा? जल से जो भी यहाँ पर ऊर्जा पैदा की जाती है, और जल से ऊर्जा जब हम लोग पैदा करते हैं तो उसमें योगदान किसका रहता है? एक तो बांधों का योगदान रहता है। बांध में आपको पता है जो जल प्राप्त होता है या पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर जो जल मैनेज होता है वो जल चक्र की प्रक्रिया के द्वारा ही मैनेज होता है। और जल चक्र में आपको पता है सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है? सूर्य की ही होती है। अगर सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी से आप समाप्त कर दीजिए तो जल चक्र की, उस दिन बताया था ना वाटर साइकिल क्या होता है, तो जल चक्र की प्रक्रिया पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। इसी तरीके से ऊर्जा को हम लोग सागरीय तरंगों से भी प्राप्त करते हैं। आपने ओशियोनोग्राफी के अंतर्गत पढ़ा होगा कि सागरीय तरंगें चलती कैसे हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर में वेरिएशन और जो लवणता में अंतर होता है उसके कारण ही जल स्तर में परिवर्तन आने से सागरीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। यानी वहां पर भी मुख्य रोल किसका रहता है? सूर्य का ही रहता है। भाई रहता है कि नहीं रहता है? हाँ या ना आप लोग किया तो रहता है ना? हाँ बिल्कुल, तो बोलना करो उसको। इसी तरीके से आप ज्वार भाटा देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक एनर्जी का फॉर्म आपके सामने क्या दिया गया, वो सही से नहीं दिख रहा होगा, बायोमास एनर्जी दी गई है। बायोमास एनर्जी के अंतर्गत भी हम लोग क्या करते हैं, जो भी जीवाश्म होते हैं, जीवांश कोई भी हो सकता है, वनस्पतियाँ हो सकते हैं, जंतु हो सकते हैं, उनको सड़ा गलाकर उनसे हम लोग एनर्जी को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन सड़ाने गलाने के लिए भी जो ऊष्मा पृथ्वी पर आती है वो भी हम लोगों को कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से प्राप्त होती है। ये सब छोड़ दीजिए, हमारे आपके अंदर जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, उसका मुख्य स्रोत क्या होगा? सूर्य होगा। एनवायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, पृथ्वी की सतह पर जो उत्पादक वर्ग होता है उन्हें जो मुख्य ऊर्जा प्राप्त होती है वो सूर्य से ही प्राप्त होती है। भाई उत्पादक वर्ग का मतलब जो वनस्पतियां होती हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। और प्रकाश संश्लेषण में भी सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उनसे जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वनस्पतियों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। और इसी से संबंधित आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा लिंडमैन का 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ, जिसमें इन्होंने बताया कि इस तरीके से जो आपका खाद्य श्रृंखला बनती है, खाद्य श्रृंखला ही बोला जाता है उसे, फूड चेन को मतलब क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे खाद्य श्रृंखला। हाँ, जो यहाँ पर खाद्य जाल अलग होता है, खाद्य श्रृंखला अलग होती है। खाद्य श्रृंखलाएं जब कई आपस में आप जोड़ दीजिएगा, मतलब मल्टीपल फूड चेन जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो उससे फूड वेब का निर्माण होता है, वो मतलब अलग की चीज़ है। हम लोग फूड चेन की बातचीत कर रहे हैं, और फूड चेन में आपको पता है कई एक स्तर होते हैं, जिसमें सबसे निचले स्तर पर आपको क्या देखने को मिलेगा? उत्पादकों का वर्ग होता है। और सबसे ऊपर के वर्ग पर क्या देखने को मिलेगा? जो आपका ओमनीवोरस, जो मतलब सर्वाहारी वर्ग होता है। सर्वाहारी का मतलब जो सब कुछ खा सकता है, जैसे हम आप मनुष्य हैं, ये सबसे टॉप पे रहता है। इसे चरम उपभोक्ता भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? चरम उपभोक्ता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर जो एनर्जी एक स्तर से दूसरे स्तर पर ट्रांसफर हो रही है, या ये इसमें जो अपना फूड चेन है, इसमें जहाँ से एनर्जी आ रही है उसका सोर्स भी मुख्य रूप से क्या होगा? सूर्य ही देखने को मिलेगा। 2-3 सेंटेंस नोट भी करो, एक स्लाइड में लिखो। लिखो, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत
प्रमुख स्रोत सूर्य है, प्रमुख स्रोत सूर्य है। आगे लिखो, जिससे प्रयुक्त ऊर्जा का प्रयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लिखो हर एक क्षेत्र में रहता है, हर एक क्षेत्र में होता है। कोई भी क्षेत्र आप सोचिएगा, बैकग्राउंड में सूर्य तो आपको मिल ही जाएगा। प्रत्यक्ष प्रमुख स्रोत सूर्य है, जिससे प्राप्त ऊर्जा का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग लगभग प्रत्येक क्षेत्र में होता है। मतलब एक बार में थोड़ा सा कोशिश करके लिखा करो, वरना फिर दोबारा बोलने सेंटेंस चेंज होगा, फिर कुछ लोग अपना और लिखे बैठे। भाव वही आएगा, लेकिन ठीक है ना, और भाव वही आना चाहिए। प्रयोग लगभग सभी क्षेत्रों में होता है, मतलब डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो कुछ भी हो, लेकिन उसका प्रयोग कहीं ना कहीं जरूर चल रहा होगा। अरे अपने आप बना के लिख लिया करो, उसमें बोल ही क्या है, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है, उसमें कौन सा बहुत भारी वर्क है। आज का जो अपना टॉपिक है, ये मुख्य रूप से हम लोग जियोग्राफी के संदर्भ में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट इकोलॉजी या अन्य क्षेत्रों के ऊपर विचार नहीं करना। और जियोग्राफी में भी मुख्य रूप से आपको किसके ऊपर विचार करना है? मुख्य रूप से आपको विचार करना है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के अंतर्गत मुख्य रूप से इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के संदर्भ में। यानी आज के बारे में जो भी ऊर्जा के ऊपर हम लोग विचार करेंगे, ऊर्जा के जितने संसाधन होंगे, केंद्र में आपको इंडस्ट्री रखना है। हमें कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है, वनस्पतियों को कहाँ से मिलती है, उनसे कोई आपको मतलब नहीं होगा। आपको पता है जितनी भी इंडस्ट्री होती हैं, उनके विकास में सबसे प्रमुख योगदान किसका होता है? एनर्जी का होता है। इसको दूसरी तरफ से भी देख सकते हैं। अगर किसी देश में एनर्जी के साधन बहुत ज़्यादा विकसित हैं, तो बैकग्राउंड में आप ये भी मान के चल सकते हैं कि उस क्षेत्र में जो इंडस्ट्री होगी वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड अवस्था में होगी कि नहीं? चाहे इधर से देखो चाहे उधर से देख लो। नोट करो जरा इसमें, लिखो औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की, और आज की डेट में तो और ज़्यादा, क्योंकि जो कुम्हार चाक बनाएगा उसे भी ऊर्जा की ही आवश्यकता है, वो डंडी लेके नहीं घुमाता है। मतलब आज के टाइम में तो और ज़्यादा हो गया है। कभी ऐसा है, हाँ मोटर लगा था, बिल्कुल सही। हाँ, दर्जी जैसे हमारे पड़ोस में है, पहले वो पैर से ऐसे ऐसे करता था, अब उनका भी मोटर लगा हुआ है, वो भी बेचारे वैसे काम नहीं कर पाएंगे। तो ऊर्जा संसाधन तो हर जगह। घर में देख लीजिए, चटनी बनानी होगी तो वो सिलवट्टा गाय मिलेगा, और मिक्सर ग्राइंडर होगा उसके थ्रू बनाया जाएगा चटनी। तो हर जगह इनका यूज हो ही रहा है। लेकिन टेस्ट उसी का लीजिए। क्या लिखा था? औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों औद्योगिक क्षेत्र में ऊर्जा संसाधनों की देखो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई में लिखा, कोई के लिखा, कोई की लिखा, तो जितनी कॉपी देखो सब के अलग अलग सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका मतलब बिना इसके कुछ नहीं हो सकता है। अगला लिखो, अगली छोटी सी हेडिंग लगाओ, लिखो ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। ऊर्जा संसाधनों को हम लोग तीन, हाँ हेडिंग है, बोला तो था हेडिंग है, क्या हुआ? ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण, इसकी स्लाइड तो देखो। ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण हम लोग तीन आधारों पर कर सकते हैं। ठीक तो शायद स्लाइड क्यों सर, एक क्वेश्चन हमारे मन में हो रहा है कि ये जो टाइड नहीं होता है, लूनर एनर्जी से बनता है, और टाइड से जो हम लोग इलेक्ट्रिक पैदा करते हैं वो कही जाती है टाइड एनर्जी। ये क्यों तरीका, मतलब डायरेक्ट अगर वो अभी आप अरे ये थोड़ी ना होता है। उत्तर देने का एक तरीका ये होता है, जो इनिशियल कॉज होता है उसके आधार पर उत्तर दिया जाता है। इनिशियल कॉज का मतलब आप समझ गए, जो प्रत्यक्ष परिघटना है उसके आधार पर अगला प्रभाव कंसीडर किया जाता है। वैसे तो जड़ में आपको 1000 कारक मिल जाएंगे, फिर आप किसको किसको उत्तर मानिएगा। इनिशियल कॉज का मतलब जो डायरेक्टली उससे संबंधित होगा। हाँ ये उसमें आपसे कहा जाए वर्षा क्यों होती है, तो डायरेक्ट थोड़ी ना बताइएगा कि सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होती है इसलिए होती है भाई, मतलब ये थोड़ी ना बता दीजिएगा। उसमें जो इनिशियल कॉज है उसको पकड़ के चलिए। चलो क्या आपने हेडिंग लगाई थी मुझे बता? ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण। मैं बहुत भूल जाता हूँ, इस समय दिमाग में और है। लिखो हाँ लिखो,
पहला इसमें ए पॉइंट करके लिखिए, अलग अलग आधार पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ए आधार पर, और हेडिंग आपको लगाना है परंपरागत प्रयोग के आधार पर, परंपरागत प्रयोग के आधार पर। परंपरागत प्रयोग का मतलब यहाँ पर क्या होगा, आप कितने लंबे समय से उसका प्रयोग कर रहे हैं, इस आधार पर। इस आधार पर दो ही तरीके हो सकते हैं, यानी कुछ संसाधन ऐसे होंगे जिनका प्रयोग तो बहुत लंबे समय से हो रहा होगा, और कुछ ऐसे होंगे जो प्रयोग के स्तर पर बिल्कुल नवीन होंगे, यानी उनका प्रयोग हाल ही में हम लोगों ने स्टार्ट किया होगा। तो लिखो इस आधार पर, उसमें नंबर 1 कर दीजिएगा, इसमें आपको क्या करना है, नंबर 1 कर देना है, और नंबर 2 ये इधर रहेगा। एक सेकेंड लिखो जरा, लिखो अभी बता दूंगा। देखो इस आधार पर बातचीत ना करो, इस आधार पर ऊर्जा के स्रोतों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है। पहला इसमें लिखिएगा, ये देखो यहाँ पर लिखा गया है परंपरागत, कन्वेंशनल टाइप के होते हैं, और दूसरा नॉन कन्वेंशनल होते हैं, गैर परंपरागत प्रकार के। 2 भागों में बांटा जाता है। पहले को आप लिखिएगा परंपरागत, और दूसरा कौन सा रहेगा, गैर परंपरागत। और यहाँ पर ये जो कैटेगराइजेशन हुआ है, इसका आधार क्या होगा, परंपरागत रूप से प्रयोग उनका कितने लंबे समय से हो रहा है, कुछ मतलब पुराने वाले होंगे और कुछ बिल्कुल नवीन हो जाएंगे। लिखो जरा, पहले हेडिंग आप लगाइए परंपरागत एकदम से ट्रेडिशनल है, मानव ने पृथ्वी पर जन्म लिया, उसके कुछ ही समय उपरांत इनका प्रयोग स्टार्ट हो गया। इनमें से कुछ ऐसे भी हैं, कुछ उनकी तुलना में नए भी होंगे। देखो इसका प्रयोग मनुष्य के द्वारा, देखो लंबे समय से किया जा रहा है, आगे लिखो इनके प्रयोग करने हेतु मानव को सामान्य तकनीकों तथा पूंजी आदि की आवश्यकता होती है। इनको जुटाने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च भी करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आजकल तो उपले भी अमेजोन पर बहुत महंगे बिक रहे हैं, वो अलग की बात है। सामान्य तकनीकों तथा कम संसाधन या कम पूंजी की आवश्यकता होती है, या कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो भी आप चाहो लिखो, उसमें मतलब पूंजी भी संसाधन के अंतर्गत काम हो जाएगा, अपने आप लिखो, आवश्यकता होती है। आगे लिखो सामान्यता, ये बिल्कुल फिक्स चीज नहीं है, ये लास्ट वाला सेंटेंस। सामान्यता का मतलब ये जैन धर्म का स्यादवाद वाला सेंटेंस है कि शायद मतलब ऐसा हो सकता है, 100% बात सही नहीं है, तो कहीं कहीं पर ये लागू होगा और कहीं कहीं पर लागू नहीं भी होगा। स्यादवाद पढ़ा है क्या, स्यादवाद, अनेकांतवाद या सप्तभंगीय सिद्धांत ऐसे करके, उसमें मतलब ऐसी बातें की जाती हैं, संभावना के आधार पर आपको बोलना, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार माना गया है कि इस जगत में कोई भी अंतिम सत्य नहीं होता है, समय और परिस्थितियों के अनुसार हर एक सत्य मिथ्या साबित होता है, मतलब जो आज सत्य लग रहा है वो कल को झूठ भी हो सकता है। देखो सामान्यता इनके भंडार सीमित होते हैं, सामान्यता इनके भंडार सीमित होते हैं, इनके भंडार सामान्यता क्या होते हैं, सीमित होते हैं। ठीक है, ये ऐसा क्यों लिखवाया गया, आगे वाले जो सेकंड वाला यहाँ पर कॉलम है उसमें जो एग्जांपल है वहां पर आपको समझने को मिलेगा। इसके उदाहरण फिलहाल देखो, इसके एग्जांपल में सबसे पुराने समय से मनुष्य के द्वारा किसका प्रयोग किया जा रहा है, लकड़ी का, सीधा लकड़ी है। और जब आपने नवपाषाण काल पढ़ा होगा, हालांकि मनुष्य को आग के बारे में जानकारी तो पूरा पाषाण काल से ही थी, लेकिन वह उसके प्रयोग से परिचित हुआ था नवपाषाण काल में। जानकारी तो भाई होगी, पूरा पाषाण काल से हम लोग अपने यहाँ इतिहास का आरंभ करते हैं। वहाँ का जो मानव होगा, क्या उसके समय आंधियाँ नहीं आती होंगी, क्या उसके सामने पत्थर आपस में नहीं टकराते होंगे, या वृक्ष आपस में नहीं टकराते होंगे, चिंगारी निकलती होगी, जंगल में आग तो लगती होगी उसके सामने, ये सब तो चलता था। लेकिन उस आग का प्रयोग कैसे किया जाए, इससे मनुष्य परिचित स्टार्टिंग में नहीं हो पाया। नवपाषाण काल में मनुष्य के जीवन में 2 चीज़ों के मामले में बहुत ज़्यादा क्रांति है। 2 क्या मतलब 3, एक तो मतलब हथियार के मामले में, दूसरा अग्नि के मामले में, और तीसरा पहिए के मामले में।
ये 3 चीज़ें काफ़ी क्रांतिकारी रही थी। तो मनुष्य इनके प्रयोग से जब परिचित हुआ तो वहाँ पर सबसे पहले सीधे सीधे लकड़ी को ही उसने जलाना स्टार्ट कर दिया। तो पहला इसके अंतर्गत लिखो जलावन लकड़ी, ये सबसे अपना पुराना ईंधन है। जलावन लकड़ी, जलाने वाली लकड़ी लिखो, जो चूल्हे वगैरह में हम लोग यूज करते हैं। क्या बता रहे? जलावन लकड़ी। दूसरा लिखो, एग्जाम्पल क्रम में लिखो, लिखो जरा, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, लड़की का कोयला नहीं होता, लकड़ी का ही कोयला होता है। ये लकड़ी का कोयला बिल्कुल देसी कोयला होता है। आपने देखा होगा पुराने समय में चूल्हे में कभी कभार आग जलाई जाती थी, फिर उसको आधा जला के छोड़ दिया जाता था और वो तोड़ रख दिया जाता था, फिर उसका प्रयोग किया जाता था। ये इसके बाद प्रयोग किया गया जिसे लकड़ी का कोयला कहते हैं। ये जो 4 टाइप कोयले के होते हैं ये उनसे अलग है। ये मत कहिए यही पीठ बन गया, वो पीठ मतलब अलग का मामला होगा। ये सामान्य कोयला होता है जिसे आप अपने घर में किसी भी समय तैयार कर सकते हैं। पहले ये घर में प्रयोग भी होता था। इन्होंने सही बताया कि पहले वो जो आयरन चलते थे उसमें इस प्रकार का कोयला घर में बना के डाला जाता था। अगला लिखो गोबर के उपले, गोबर के उपले। अब तो इलेक्ट्रिक वाला यूज करता है, ये सब कौन तामझाम करेगा। अच्छा आप यूज करो, लेकिन उससे प्रेस बढ़िया होता है, वजन बढ़िया होता है उसका। लिखो गोबर के उपले, गोबर के उपले। अगला जरा यहाँ पर लिखो कोयला, कोयला, कोयला। अगला लिखो खनिज तेल, खनिज तेल, प्राकृतिक, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ये इसके अंतर्गत मुख्य एग्जाम्पल हो जाएंगे। दूसरी हेडिंग आप लगाइए। दूसरा आपका कौन सा यहाँ पर देखो दिया गया है, गैर परंपरागत। बिल्कुल सही, गैर परंपरागत, गैर परंपरागत। और बुक्स आप पढ़िएगा तो उसमें मुख्य रूप से नवीकरणीय, अनवीकरणीय ऐसे दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक विभेद है, इसलिए मैंने इतना ज़्यादा इसको तोड़ा है। वो अंतर क्या है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। लिखो जरा दूसरा क्या आपने हेडिंग लगाई थी, गैर परंपरागत। लिखो इसका प्रयोग, प्रयोग मनुष्य, मनुष्य के इतिहास में, इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन है। किसकी तुलना में? जो परंपरागत वाले थे, तुलनात्मक रूप से नवीन है। इतिहास में तुलनात्मक रूप से नवीन है, तुलनात्मक रूप से नवीन है। आगे लिखो इनके, इनके दोहन हेतु, इनके दोहन हेतु लिखो आधुनिकतम, इनके दोहन हेतु आधुनिक, हाँ आधुनिकतम तकनीकों, तकनीकों का प्रयोग, का प्रयोग किया जाता है। ये आधुनिक तकनीकें क्यों हैं? क्योंकि अगर इस प्रकार की तकनीकें पहले ही होती तो इनका प्रयोग पहले ही हो जाता। उसकी तुलना में ये वाली तकनीकें नई आई हैं, बाद में आई हैं, इसीलिए आधुनिक बोला जा रहा है। आगे लिखो जरा, इनके भंडार, इनके भंडार सीमित या असीमित हो सकते हैं। इनके भंडार सीमित भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, असीमित भी हो सकते हैं। इनके भंडार सीमित हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, असीमित हो सकते हैं। लिखो जरा उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण के अंतर्गत आप लिखो परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। और इसमें अभी काम चल ही रहा है क्योंकि जो अपना लेटेस्ट रिसर्च चल रहा है परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में, वो थोरियम से डायरेक्टली हम लोग एनर्जी को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं इसके ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। वो मतलब तमिलनाडु के क्षेत्र में अनुसंधान है। और परमाणु ऊर्जा में आज की डेट में जो भी हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें मुख्य रूप से यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। अगर थोरियम वाली टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत सफल हो जाते हैं तो फिर इस संबंध में हम लोगों को आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा थोरियम को अपने पास में। खनिज में बताया भी था कि भाई मोनाजाइट जो थोरियम का सबसे प्रमुख गैस है वो भारत में ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। लिखो यहाँ पे क्वेश्चन था, अगर ये प्लांट यहाँ बना रहे हैं वो ललितपुर में दूसरी बना सकते हैं, वहाँ पर तो यूरेनियम सबसे ज्यादा है। अब नहीं बनाया गया उसमें, ये कोई ऐसे प्लांट थोड़ी ना होते कि मतलब बहुत आसानी से बन जाए। मैक्सिमम आपने प्लांट देखे होंगे वो भारत की अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही नहीं है, मतलब विदेशों ने सहयोग किया तो उसका सर्वे वगैरह किया गया, उन्हें जहाँ पर सूटेबल लगा वहाँ पर उन लोगों ने प्लांट डाला। तो अगर उन्हें लगेगा कि ललितपुर में बढ़ना चाहिए और यूरेनियम के अलावा अन्य जो रिसोर्सेज चाहिए विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए वो जरूरी है,
या उस क्षेत्र में वास्तव में आवश्यकता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ललितपुर के क्षेत्र में इस प्रकार की आवश्यकता है, वहाँ पर एनटीपीसी के ही 2 प्लांट चल रहे हैं आज की डेट में, तो वहाँ पर ऑलरेडी मतलब ऊर्जा की ऐसी कोई किल्लत है जो इस प्रकार के नए प्लांट लग भी नहीं। एक प्लांट तो कौन सा जैतापुर वाला प्लांट उस पर काम चल रहा है क्या? एक प्लांट है वो तो मतलब मुझे लग रहा है एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो है डेवलप किया जा रहा है। आप देखिए कलपक्कम वाला पुराना, तो नोट करो क्या लिखा था आपने एग्जाम्पल क्या था? परमाणु ऊर्जा लिखो। हाइड्रो पावर, हाइड्रो जो जल से प्राप्त होती है, हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, नोट कर लिया। आगे जरा नीचे लिखो, तरंग ऊर्जा के बाद ज्वारीय ऊर्जा, वो टाइडल एनर्जी सामने लिखा हुआ है, ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। और लास्ट में आप लिखो सेल गैस, सेल गैस, सेल गैस सामने देखो लिखा हुआ है सेल गैस। ये तो मैंने आपको बताया भी था, कहाँ पर बताया था? अभी आपने बताया था जैसे हम लोगों ने वर्ल्ड वाला मैप कंप्लीट किया है, वहाँ पर हम लोगों ने कनाडा की 4-5 लेक्स पढ़े थे। कौन कौन सी लेक्स आपको बताई गई थी? ग्रेट वियर लेक है, ग्रेट स्लेव लेक है, अथावास्का लेक है, रेंडियर है और एक विनिपेग बताई गई थी। इनमें से जो अथावास्का झील हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी झील होगी? अथावास्का झील। अथावास्का झील के अपतटीय क्षेत्र में 2 मिनरल आपको बड़े पैमाने पर मिलेंगे। कौन कौन से? एक तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर यूरेनियम बड़े पैमाने पर पाया जाता है, और यूरेनियम इतने बड़े पैमाने पर पाया जाता है कि यहाँ पर पूरा एक यूरेनियम सिटी डेवलप हो गया। आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि यूरेनियम सिटी कहाँ पर है, तो कनाडा ध्यान रखिएगा, और अथावास्का झील का अपतटीय क्षेत्र। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि कनाडा में बड़े पैमाने पर यहाँ पर सेल गैस का उत्पादन भी किया जाता है, तो ये क्षेत्र जो होगा ये सेल गैस के उत्पादन के लिए, तो वहाँ पर तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या लिखा था आपने लास्ट में? सेल गैस के बारे में पढ़ा था। अब सेल गैस को आप ध्यान से पढ़े, देखो सेल गैस को यहाँ पर ध्यान से देखिए। देखो सेल गैस एक ऐसा संसाधन है जो कि समाप्त हो सकता है। आप ये मत समझिएगा कि जो भी संसाधन गैर परंपरागत के अंतर्गत आएंगे उनका प्रयोग सदैव ही होता रहेगा। कहने का मतलब जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन होते हैं उन सबको हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं कर सकते हैं। भाई जितने भी यहाँ से यहाँ तक मैंने आपको संसाधन बताए ये सब किसके अंतर्गत रखिएगा? ये आप नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत रखिएगा। और नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों में देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इनके भंडार असीमित होते हैं, यानी इन सब का प्रयोग आप बार बार कर सकते हैं, लेकिन ये सबके साथ जरूरी नहीं होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पर सेल गैस दिया गया है। सेल गैस का प्रयोग जरूर नया है क्योंकि इससे पहले इसका प्रयोग हम लोग नहीं कर पा रहे थे, यानी इसे गैर परंपरागत के अंतर्गत तो शामिल किया जा सकता है, लेकिन इसे नवीकरणीय के अंतर्गत हम लोग शामिल नहीं करेंगे, बल्कि इसे कहाँ पर शामिल करेंगे? अनवीकरणीय करेंगे, क्योंकि ये भी हम लोगों को कुछ भंडारों से ही प्राप्त होती हैं और सेल गैस के भंडार भी बिल्कुल लिमिटेड हैं। आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके अगर लगातार इनका दोहन करिएगा तो भविष्य में इसके भंडार भी समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ से निष्कर्ष आपने क्या निकाला कि जितने भी गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन होंगे वो सभी नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन नहीं हो सकते। ऐसा कहना ये बिल्कुल सही नहीं होगा। नोट कहाँ तक किया था? सेल गैस, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेल गैस के आगे आप लिखो जरा एक सेंटेंस लिखो जरा, यह ऊर्जा का गैर परंपरागत, यह ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन तो है, संसाधन तो है, परंतु इसे नवीकरणीय, परंतु इसे नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे, यहाँ से इसके अंतर्गत आएगा, क्योंकि परमाणु ऊर्जा भी आपको पता है एक ऐसा सोर्स है। भाई परमाणु हम लोगों को पता है कहाँ से प्राप्त होता है, जो परमाणु ऊर्जा उपलब्ध करवाने वाले संसाधन होते हैं, और उनका भंडार भी बिल्कुल लिमिटेड ही है, ऐसा नहीं अंधाधुंध मात्रा में प्रयोग।
सेंटेंस पूरा करो। शामिल नहीं करेंगे। ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन तो है, परंतु इसे नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधनों में शामिल नहीं करेंगे। बिल्कुल सही आपने। चलो अगली हेडिंग आप लगाइए। जैसे यहाँ पर आपने ए लिखा था, इस बार आप डी मुख्य हेडिंग लगाइए। डी मुख्य हेडिंग आप लगाएंगे और लिखो सतत उपलब्धता के आधार पर। सतत उपलब्धता का मतलब कितने लंबे समय तक आपको यहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी, सतत उपलब्धता के आधार पर। पहले देखो आपने ए मुख्य हेडिंग लगाई थी, परंपरागत प्रयोग के आधार पर। हाँ जी लगाई। ये तो मुझे इसमें से किसी का भी नहीं पता होगा, वो तो साइंस वाले जो सर हैं उनसे आप पूछिए। और तो क्या हम लोग बातचीत कर रहे थे? हाँ, पहले आपका परंपरागत प्रयोग के आधार पर 2 टाइप हो गया, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, सतत उपलब्धता के आधार पर। लिखो जब सतत उपलब्धता के आधार पर लिखो, इस आधार पर भी ऊर्जा संसाधनों को 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है। पहला यहाँ पर बताइए कौन सा होगा? लिखो अन्वीकरणीय। इसे आप पहले लिखिएगा। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, इधर ध्यान से देखो, ये अन्वीकरणीय है, इसे आपको पहले लिखना है अन्वीकरणीय। और दूसरा आप लिखिएगा नवीकरणीय। नवीकरणीय, हाँ, अन्वीकरणीय के अंतर्गत आप लिखो जरा अन्वीकरणीय। लिखो अन्वीकरणीय, ये आप लिखो, पहला लिखिए ना अन्वीकरणीय, छोटी सी हेडिंग बनाओ, तो उसमें लिखो यह ऐसे ऊर्जा संसाधन है जो अन्वीकरणीय के अंतर्गत नोट करना, यह ऐसे ऊर्जा संसाधन है जो लिखो जिनके, ऐसे ऊर्जा संसाधन है जिनके, या ऐसे ऊर्जा संसाधन है जिनके भंडार सीमित हैं। अतः लगातार दोहन के उपरांत यह समाप्त हो सकते हैं। लिखो जैसे देखो जो उधर लिस्ट दी गई है परंपरागत के नीचे वाले, उसे ध्यान से देखो। जलावन लकड़ी को क्या इस कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे? जलावन लकड़ी को क्या इस कैटेगरी में रखिएगा? इस कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। देखो यहाँ पर जो शांत रहो, यहाँ पर जो संसाधन है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ऐसे संसाधन को शामिल किया जाएगा जिनके निर्माण में मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम लगता है। आप अगर एक पेड़ काटते और एक पेड़ को लगाते भी रहिए तो ऐसी समस्या कभी भी खड़ी नहीं होगी। यानी इस प्रकार के, हाँ कोयला है, यानी जो जलावन लकड़ी यहाँ पर दिया गया है, ये इसके अंतर्गत हम लोग शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पुनर्भरण के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ तो 10 साल में आपका लकड़ी जलाने के लिए तैयार कर देगा। भाई आज की डेट में काट रहे हो तो लगाते भी रहिए, तो उधर जो है वो संतुलन बना रहेगा, यानी वो तो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। लकड़ी का कोयला भी आप समझ गए, गोबर के उपले भी, वो भी उसी कैटेगरी में। भाई मतलब पशुओं का संरक्षण करते रहिए। अब ऐसा नहीं कि गोबर ज़्यादा देंगे तो वो धीरे धीरे समाप्त होते जाएंगे, ऐसा मत सोचिएगा कि उन पर ज़्यादा लोड पड़ेगा तो मतलब फिर दिक्कत हो जाएगी। ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं होगा, वो भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन जो नीचे दिए गए हैं, शांत रहिए, जो यहाँ पर नीचे दिया गया है, जैसे कोयला है, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, और एक अभी मैंने आपको शेल गैस बताया था, इन सब के भंडार लिमिटेड होंगे। इनका दोहन अगर लगातार करिएगा तो ये 10, 20, 50 साल, 100 साल, 1000 साल छोड़िए, ये मिलियंस ऑफ ईयर में दोबारा तैयार हो पाएंगे। यानी यहाँ पर बहुत ही सावधानी के साथ इनका नियोजन करना है। नोट करो जरा, क्या लिखा था? उदाहरण जैसे, हाँ जैसे कोयला लिखिए ना, कोयले के बाद वो लिखो उधर, इधर देखते हो, लिखो कोयले के बाद खनिज तेल जो मतलब पेट्रोलियम पदार्थ होता है, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सेल गैस। नोट कर लिया? ठीक है, नोट हुआ कि नहीं नोट हुआ? ठीक है। अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि ये जितने भी संसाधन थे ये मैक्सिमम कहाँ पर फिट हो गए हैं? यहाँ पर। लेकिन सेल गैस आपने देखा ये थोड़ा सा यहाँ पर अलग मैटर कर रहा है, ठीक है।
अगला यहाँ पर क्या था, ये अनवीकरणीय हो गया। दूसरी हेडिंग लगाओ, नवीकरणीय। नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन, नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन लिखो, आगे लिखो, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन लिखो, यह ऐसे ऊर्जा संसाधन है, यह ऐसे ऊर्जा संसाधन है, संसाधन है, संसाधन है जिनका जिनका कोई निश्चित भंडार नहीं है। सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है, आप क्वांटिटी में नहीं बता सकते कि इतने किलो, इतने न्यूटन मीटर, इतना प्राप्त होने के बाद ये बंद हो जाएगा। वो अलग की बात है, सूर्य की आयु पूरी हो जाएगी, वो तो एक तारा है, जब उसकी आयु समाप्त होगी, लेकिन वो तो बिलियंस ऑफ ईयर में समाप्त होगी, होगा कि नहीं होगा? तो वो तो देखने के लिए हम लोग बचेंगे नहीं। वो छोड़ो, 144 साल वाला कुंभ में ही आप देखिए, लोग इतना पागल हो गए, समझ रहे हो? और वो बिलियंस ऑफ ईयर की बात तो बहुत ज़्यादा है। वो कुछ लोग मतलब ये भी बता रहे थे 144 साल वाला ये भ्रामक टाइप का मतलब प्रचार किया गया, और ये सही है भी नहीं। अब इसमें क्या है, वो तो मतलब जानने जैसी चीज़ है। किस चीज़ का? और क्या, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। लिखो जरा, क्या लिखा था? इनका पृथ्वी पर निश्चित भंडार नहीं होता है। आगे लिखो, अर्थात बार बार प्रयोग करने के उपरांत भी, अर्थात बार बार प्रयोग करने के उपरांत भी यह समाप्त नहीं होते हैं। सोलर पैनल से आप कितनी भी बार ऊर्जा को प्राप्त कर लीजिए, पवन चक्की से कितनी भी ऊर्जा प्राप्त करिए, ऐसा नहीं कि मतलब आज तो पवन कल के लिए कम पड़ गई या फिर मतलब इसके लिए कुछ और कार्य करना हो। हाँ, पृथ्वी पर जो टेम्परेचर का बैलेंस है उसे बना के रखना जरूरी होता है। क्या लिखा आपने? समाप्त नहीं होते हैं। लिखो जरा, जैसे के अंतर्गत यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स नोट करने हैं। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो पॉइंट दिए गए इन सबको आप नोट करें। हाँ, सारे नोट। हाँ, एग्जाम्पल लिखिएगा नवीकरणीय के अंतर्गत, और इसके अंतर्गत आप क्या, या आप ऐसा करो जहाँ पर इससे पहले आपने एग्जाम्पल नोट किए थे, गैर परंपरागत में आप नोट करके आए, वहाँ पर एक साथ ऐसे करके और कोई एक सिंबल लगा दीजिए स्टार टाइप का, और एग्जाम्पल में जैसे करके जैसे के आगे सिंबल लगा दीजिए, तो इस स्टार को वहाँ से स्टार को आप मैच कर लीजिएगा अपना। एक लोग हमें बता रहे थे कि हमें गुरुजी लिख के याद होता है, तो हमने कहा फिर मतलब कैसे आप तैयारी करिएगा? नहीं, लिखने से भाई तैयार कैसे होता है, ये तो मुझे भी लॉजिक नहीं समझ आता है। नहीं, सही तो कहा, वो किसी ने भी कहा, मतलब अगर आप लिखेंगे तो उसमें आपका जो न्यूरॉन्स है तो ज़्यादा अच्छे से कार्य करेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की आप फोटो वगैरह खींचने से अच्छा है कि आप उसको राइट डाउन करें। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस में आपको पता है सिलेबस कितना है? एक सब्जेक्ट का भी ढंग से नोट्स बनाइएगा 700-800 पन्ने का हो जाएगा। मतलब 10 सब्जेक्ट हैं, कई हजार पन्ने होंगे, एक बार तो नोट्स बनाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। मतलब ये जो परीक्षा है ये पढ़ने की नहीं है, ये लिखने की है परीक्षा मेन। लेकिन लिखोगे कैसे? बेस तो वहीं से प्राप्त होगा, वो तो अलग बात है। आप समझे नहीं, वो उसमें लिखना होता है पर्याप्त, और लिखना अपने आप में कला है, लेकिन प्राइमरी काम पढ़ना ही है, तो उसको इग्नोर थोड़ी कर सकते हो। और मेरा तो ये मानना है कि जितनी देर में आप एक बार लिखिएगा कम से कम 10 बार तो पढ़ लीजिएगा, तो 10 बार पढ़ो। दूसरे यूपीएससी के सिलेबस में एक सबसे बढ़िया चीज़ ये कि सब कुछ आपको तैयार ही नहीं करना होता है। देखो, मैं इतना ज़्यादा आपको बता रहा हूँ, हजारों शब्द आपके पास तक पहुँच चुके होंगे। अब क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, उसमें से चुन चुन के 200 शब्द लिखना होगा। सबसे बड़ा टारगेट यही होगा, जो पढ़ा है उसको भूल के 200 शब्दों में पहले कंसाइज कैसे करें, वरना वो अपना वहाँ तक लाने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो शब्द बहुत ज़्यादा आपको लिखने ही नहीं हुआ। जो फॉर्म फिल हुआ था उसमें भी तो 200 वर्ड का वो मांग रहे थे नीचे, पर्सनालिटी अब पता नहीं भाई, मैंने तो इस बार फिल नहीं किया है। एक धोखा ये हो गया है, धोखा ये हो गया क्योंकि इस बार जो उनकी एज कैलकुलेट की जा रही है 1 अगस्त 2025 से हो रही है, और मैं जो है 17 दिन वहाँ पे बड़ा हो गया हूँ। आज की डेट में तो हालांकि 6 महीने अभी मेरा कम है, 31.5 का है,
लेकिन उस हिसाब से जो उन्होंने डेट अपनी मांगी है वो बहुत बाद की डेट है। हाँ क्या बता रहे? नहीं वो तो हाँ 21 हो गए पहले, वो कल दरअसल साइट नहीं चले गए तो फिर उन्होंने वो लास्ट टाइम डाल दिया था। नहीं हमारा पढ़ ही नहीं पाएगा वो, दिक्कत है कल हमको दिक्कत। और एज ओवर ये कहाँ पर बताते हैं? जब पूरा फॉर्म भर जाता है, जब पूरा फॉर्म आप भर दीजिएगा, पूरी 1-2 घंटे की मेहनत आपकी हो जाएगी, फिर वहाँ पर एज वाला कॉलम आएगा, सबसे लास्ट कॉलम होगा। तो मतलब 2 घंटा हमने भरा, फिर बाद में बड़ी निराशा हो गई, फिर उसमें सर्च किया तो पता चला कि भाई दिक्कत। चलो अच्छा नोट करो। दाढ़ी पकड़ने के लिए चाहिए 30+, विदाउट 30 का माइक्रो ऐसा थोड़ी ना, पकड़ने का मतलब है ये सफेद का ब्राउन चलो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आपने एग्जाम्पल के रूप में ये नोट कर लिया, हाइड्रो पावर, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, समुद्र तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। ये ऐसे ऊर्जा के संसाधन है जहां से कितना भी आप ऊर्जा को प्राप्त कर लीजिए, इनके भंडार चूंकि कोई है ही नहीं निश्चित, इसीलिए समाप्त नहीं होते हैं। यानी कितना भी आप प्रयोग कर लीजिए, ये कभी यहाँ पर समाप्त नहीं होता। ये आपका यहाँ पर दूसरा विभाजन का आधार हो गया। विभाजन का पहला आधार क्या था? परंपरागत प्रयोग के आधार पर। दूसरा आधार यहाँ पर क्या रहेगा? सतत उपलब्धता के आधार पर। तीसरा आप यहाँ पर नोट करिए, स्रोत के आधार पर। सी, स्रोत के आधार पर का मतलब ये होगा कि किस सोर्स से आपको एनर्जी प्राप्त हो रही है, स्रोत के आधार पर। और जिस सोर्स से एनर्जी प्राप्त हो रही है उस एनर्जी का नाम भी वही हो जाएगा। ये तो सबसे इजी हुआ कि एनर्जी आप देखिए प्राप्त कहाँ से हो रही है, और जहाँ से ऊर्जा प्राप्त हो गई, सूर्य से प्राप्त हुई तो सौर ऊर्जा हो गई, तरंग से प्राप्त हुई तो तरंगी ऊर्जा हो गई, पवन से प्राप्त हुई तो पवन ऊर्जा हो गई। यहाँ पर ये एग्जाम्पल आपको नोट कर लेने हैं। अब हम क्या करते, इसीलिए आपसे क्या कहा था, ठीक है, स्टार लगा लीजिए, बार बार स्टार को रखते जाइए, बात खत्म। लेकिन आप मानेंगे नहीं, मैं तो सब हो गया, सब हो गया। स्रोत के आधार पर लिखो, जिस स्रोत या ऊर्जा संसाधन से, जिस स्रोत या ऊर्जा संसाधन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो भी ऊर्जा वहां से आपको मिल जाए, उसका नामकरण उसी संसाधन के आधार पर होता है, उसी संसाधन के आधार पर होता है। देखो जैसे जीवाश्म ऊर्जा या जीवाश्म ईंधन, ऊर्जा हम लोगों को ईंधन से ही प्राप्त होती है, जिसका नामकरण उसी संसाधन के आधार पर होता है जी, उसी संसाधन के आधार पर होता है। जैसे एक आपकी ऊर्जा का संसाधन यहाँ पर कौन सा है? जीवाश्म पदार्थ जो होते हैं। तो यहाँ से जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? ये जीवाश्मी ऊर्जा हो जाएगी। अब इसके एग्जाम्पल कई हैं, जैसे उधर कोयला आपने पढ़ा था, जीवाश्म ईंधन का ये एक प्रकार हो जाएगा, खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है, शेल, ये सब इसके अंतर्गत हो जाएंगे। अगर जैसे यहाँ पर परमाणु पदार्थों से अगर कोई ऊष्मा प्राप्त होती है तो परमाणु ऊर्जा हो जाएगी। अगर आपको जल से ऊर्जा प्राप्त होती है तो वो हाइड्रो पावर या जल ऊर्जा हम लोग उसे बोल देंगे, जो कि जल की गतिज ऊर्जा का प्रयोग करके बनाई जाती है। सूर्य से प्राप्त होती है तो सौर ऊर्जा, पवन से पवन ऊर्जा, और जैव पदार्थ जो होते हैं उनके अवशिष्ट से अगर कोई ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे बायोमास एनर्जी या जैव ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? पृथ्वी के इंटीरियर में। पहले आप मुझे ये बताओ, आप सभी ने पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन किया है क्या? तो पृथ्वी की गतियों के संदर्भ में कितनी चीजों का अध्ययन हम लोगों ने किया है? मतलब मैंने नहीं पढ़ाया होगा, ये तो क्लाइमेटोलॉजी में आपको पढ़ा है। पृथ्वी की गतियां हद करे, हाँ वही ऐसे जो भी हो बताइए भाई, सभी लोग सोच के नहीं तो बताओ ना। देखो पृथ्वी की गतियों को आपने 3 प्रकार से पढ़ा होगा। ये 3 प्रकार से कौन कौन सी होगी? एक तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर सबसे पहले घूमती है, आप सभी को पता है। दूसरा हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी शांत अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर भी लगाती है। ये पृथ्वी की गति के संदर्भ में दूसरी चीज आपने पढ़ी होगी, पढ़िए कि नहीं पढ़िए? और तीसरी चीज क्या होगी? पृथ्वी के आंतरिक भाग को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों के अंतर्गत सीमांकित किया गया है।
हालांकि आज की डेट में जो मैं ये बोल रहा हूँ ये सही नहीं है, और ऐसा आपने पढ़ा होगा कहाँ पर, जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी के इंटीरियर भाग को 3 भागों में नहीं बांटा गया है। बताइए अच्छा कितने भागों में बांटा गया है? प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार देखिएगा तो सबसे ऊपर की लेयर को लिथोस्फीयर कहा जाता है, स्थल मंडल कहा जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि स्थल मंडल के ही जो बड़े बड़े पार्ट होते हैं उन्हें हम लोग प्लेट कहते हैं। आपने पढ़ा है कि नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेट क्या होता है, भाई प्लेट विवर्तनिकी में सबसे पहले आपने क्या समझा होगा कि प्लेट चीज़ क्या होती है, और प्लेट को समझने के क्रम में सबसे पहले ऊपर वाली लेयर के बारे में ही पढ़ा होगा। तो प्लेट वास्तव में क्या होती है? स्थल मंडल के ही जो बड़े बड़े खंड होते हैं उन्हें हम लोग प्लेट के नाम से जानते हैं, होगा कि नहीं? और ऐसी प्लेट आपने अलग अलग साइंटिस्टों के आधार पर अलग अलग पढ़ी होंगी, जिसमें आपने अमेरिकन अर्थ साइंस के बारे में पढ़ा होगा, उसने बताया कि ऐसी बृहद 7 प्लेटें हैं और उनके बारे में आप लोगों ने अध्ययन कर लिया होगा। बिल्कुल सही बताया। तो सबसे ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार? कौन सा होता है? लिथोस्फीयर होता है, स्थल मंडल। इसके नीचे कौन सा पार्ट होता है? एस्थेनोस्फीयर होता है, जिसे दुर्बल मंडल कहते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जो प्लेटें होती हैं वो दुर्बल मंडल के ऊपर संचलित करती हैं या तैरती हैं। ये दूसरा टाइप हो जाएगा। तीसरा टाइप आपने कौन सा पढ़ा होगा? मीजोस्फीयर होता है, मध्य मंडल। और लास्ट में आपने वेरिस्फीयर पढ़ा होगा, जिसे आंतरिक मंडल हम लोग कहते हैं। ये 4 टाइप आपने पढ़े होंगे, लेकिन बोलचाल में हम लोग 3 टाइप बोल देते हैं। आप क्रस्ट, मेंटल और कोर बोल दीजिए, या उन्हीं को सियाल, सीमा, निफे करके बोल दीजिए। हालांकि एडवर्ड स्विस वाली ये परिकल्पना आज की डेट में बिल्कुल भी मान्य नहीं है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि तीसरी गति, 2 तो आप समझ गए। तीसरी गति क्या होती है? पृथ्वी के जो ये 3 क्षेत्र मैंने आपको बताया, इनका विभाजन क्यों किया गया होगा? इनका विभाजन इस भाई किसी भी क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र से अलग किया जाता है तो उसका कारण क्या होता है? क्योंकि दोनों क्षेत्रों में अलग अलग विशेषताएं हैं। अगर दोनों ही स्थानों पर एक जैसी विशेषताएं होती तो उनको विभाजित ही नहीं किया जाता। इसका मतलब 3 भाग है, इसका मतलब 3 अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ की अपनी खुद की अलग अलग विशेषताएं हैं। अब विशेषताओं के आधार पर अंतर के बिंदु आपको कई मिलेंगे, लेकिन मुख्य अंतर जो है इन परतों की घनत्व में लेकर है। ऊपर वाली परत का घनत्व सबसे कम आपने पढ़ा होगा, मध्य वाली का उसकी तुलना में अधिक होगा, और सबसे निचली में सबसे ज़्यादा घनत्व देखने को मिल जाएगा। इसीलिए जो पृथ्वी की 3 आंतरिक परतें हैं उनमें जो चक्रीय गति पाई जाती है उसमें भी अंतर पाया जाता है। यानी जो 3 परतें हैं उन तीनों क्षेत्रों के अंतर्गत रोटेशन की जो स्पीड है वो भी अलग अलग पाई जाती है। रोटेशन की स्पीड अलग अलग होने के चलते पृथ्वी के आंतरिक भागों से 2 प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है। एक का अध्ययन आपने किया होगा क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत, जहाँ पर आप लोग पढ़ते हैं क्या कहते हैं, अरोरा को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? अरे हिंदी में पूछ रहे हो उसको मतलब, अरे अरोरा जानते हो ना? मतलब वो एक प्रकार की ध्रुवीय परिघटना होती है जो ध्रुवीय क्षेत्रों में आपको तीव्र प्रकाश के रूप में चमकती हुई दिखाई देती है। तो इंग्लिश में उसके लिए वर्ड अरोरा आता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ऑस्ट्रेलिस आपने बताया था वो दक्षिण वाला हो जाएगा, और बोरियोलिस जो हो जाएगा वो उत्तर वाला हो जाएगा, वो अलग की चीज़ है। तो सबसे आंतरिक भाग इसके अंतर्गत कौन सा होता है? कोर होता है। कोर के ऊपर क्या होता है? मेंटल होता है। यानी कोर की स्पीड अलग होगी, मेंटल की स्पीड अलग होगी। दोनों परतों के अंदर जो घर्षण होगा, घूर्णन होगा, उनसे जो ऊर्जा पैदा होती है उसके कारण ही पृथ्वी पर चुंबकीय क्षेत्रों का विकास होता है। तो एक तो ऊर्जा आपकी ये हो गई जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जियोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं। और दूसरी ऊर्जा आपको कौन सी देखने को मिलेगी? एक मेंटल हुआ और मेंटल के ऊपर आपको क्रस्ट देखने को मिलेगा। अब इन दोनों की गतियाँ भी अलग अलग हैं। यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है उससे जो मुख्य रूप से एनर्जी होती है उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं? इसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा का एक मुख्य कारण जो है ये होता है, और दूसरा मुख्य कारण ये होता है पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्रों में मैग्मा चैम्बर का विकास हो जाना। ये 2 मुख्य इसके कारण हो जाएंगे। तो इसका भी अगर आप कितना भी प्रयोग करिए ये भी समाप्त नहीं होती है। यानी इसे कहाँ पर रखिएगा? नवीकरणीय के अंतर्गत रखिएगा, और इसे कहाँ पर रखिएगा? गैर परंपरागत के अंतर्गत रखिएगा। और किस स्रोत से प्राप्त हो रही है उसके आधार पर इसका देखो नामकरण कर दिया है, भूतापीय ऊर्जा। ठीक है ना? एक तरंग ऊर्जा हो गई और एक कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी। तो अभी तक आपने क्या देखा कि ऊर्जा के संसाधन ये चीज़ क्या होती है, फिर आपने क्या देखा इनका क्लासिफिकेशन हम लोग किस आधार पर कर सकते हैं। अब आपको क्या देखना है? जितने भी यहाँ पर एग्जाम्पल निकल के आए हैं उन एग्जाम्पल्स को हम लोगों को अलग अलग टॉपिक के रूप में कंप्लीट करना है। और इन एग्जाम्पल्स के आधार पर जो यहाँ पर टॉपिक निकल के आएंगे वो ये मुख्य टॉपिक हैं, जिसमें सबसे प्रमुख टॉपिक के रूप में देखिएगा तो आपका एक कोल एनर्जी हो जाएगा जो कि हम लोगों को कोयले से प्राप्त होगा, और दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के जो क्षेत्र हो जाएंगे, इनके ऊपर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ों के बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। एक तो सोर्स का क्षेत्र कौन सा होगा, और इन पर आधारित जो इंडस्ट्री होंगी या प्लांट होंगे वो किन क्षेत्रों के अंतर्गत है उनका हम लोगों को अध्ययन करना है। जैसे
अगर कोयले का हम लोग अध्ययन करें तो सबसे पहले कोयला चीज़ क्या होती है, कोयले के टाइप कितने होते हैं, भारत में कोयला कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, और कोयले पर आधारित भारत में कौन कौन सी प्रमुख परियोजनाएं हैं। कोयले पर आधारित भारत में जितनी भी प्रमुख परियोजनाएं वो सब एनटीपीसी के द्वारा ही इंस्टॉल की गई हैं, यानी एनटीपीसी के पावर प्लांट का अध्ययन यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। खनिज तेल क्षेत्र और प्राकृतिक गैस में भी आपको यही पर करना है। इनके बारे में जानते हुए, इनके क्षेत्रों का अध्ययन करते हुए, और इनका जहाँ पर शोधन किया जाता है जिन्हें हम लोग रिफाइनरी कहते हैं, यानी रिफाइनरी इंडस्ट्री का अध्ययन करना होगा। तो ये सब अपने आप में अलग अलग टॉपिक है। अगली हेडिंग आप लगाइए कोयला। टाइम हो गया, चलो आप लोग चिल करो, तो नया टॉपिक में स्टार्ट करो। बना देते तब तो ठीक रहे। वो आप मुझे लिस्ट ला सकते हैं। आपने नोट किए थे, किसने नोट किए थे? मौका मिले कि मुझे पता लगेगा। तुम तो बटोगे तभी तो दिक्कत देखो एक बड़ा है। सर इधर हाँ क्या है अच्छा वीडियो बंद कर दो 20 बाहर है साइन कर